माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो आज हम देखेंगे आपका क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मनोविज्ञान एवं खेल। और कहूँ तो ये फिजिकल एजुकेशन का सबसे इजी चैप्टर मुझे लगा जब मैंने पढ़ा था इसे फर्स्ट टाइम। तो अब सबसे पहली बात करते हैं कि अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगे, यानी कि पूरा जब आप इसे पढ़ लेंगे और एंडिंग में मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको भी ये फिजिकल एजुकेशन का सबसे इजी चैप्टर लगा या नहीं। साथ ही साथ क्या है, इसको समझना भी बहुत आसान है। और सेकंड थिंग ये है कि इसमें से क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस चैप्टर को मैंने एंडिंग में इसीलिए करवाया क्योंकि इसे करवाना बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारे थोड़े से टफ थे तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा ईजी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका इस चैप्टर का फर्स्ट जो पॉइंट है उसकी। और उसे बताने से पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आपने चैप्टर 10 नहीं देखा है फिजिकल एजुकेशन का, या फिर चैप्टर 4, 5, 6 नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक गिवन है, वहाँ से जाके चेक करना। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका आज का जो टॉपिक है वो है खेल में मनोविज्ञान। तो खेल में मनोविज्ञान के साथ साथ हमें सबसे पहले समझना है, जब वर्ड मनोविज्ञान आया है तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है हमें ये समझना है। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ पे मनोविज्ञान की स्पेलिंग गलत है, तो ये आपका सपोर्ट मटेरियल है इसीलिए ऐसा भाई लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो आपका मनोविज्ञान होता है उसको किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? व्यवहार के विज्ञान में। अब व्यवहार यानी कि बिहेवियर के विज्ञान में। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि जो प्लेटो है हमारे, प्लेटो आप सभी ने सुना होगा, एसएसटी में काफ़ी सारे नाम आते हैं, प्लेटो, अरस्तु, ये सारे होते हैं ना। तो जो हमारे प्लेटो है उन्होंने उनके अनुसार क्या उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान होता है। ठीक है, मनोविज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान, कोई कहता है मन का विज्ञान। ठीक है, तो मनोविज्ञान के लिए इतनी सारी डेफिनेशंस आप थिंक आपके लिए काफ़ी होगी, तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, फिर जब हमने देखा कि चैप्टर का नाम खेल में मनोविज्ञान है तो हमें समझना है कि खेल मनोविज्ञान आखिरकार होता क्या है। मनोविज्ञान यानी कि मन का विज्ञान, तो खेल का क्या होगा? खेल विज्ञान वह क्षेत्र है जो मनोविज्ञान, तथ्यों, सीखने के सिद्धांत, प्रदर्शन और खेल कूद में मानवीय व्यवहार के संबंध में लागू होता है। जो खेल विज्ञान मनोविज्ञान है उसका अर्थ क्या है? यह वह क्षेत्र होता है जहाँ पे हम मनोविज्ञान के तथ्यों को तो सीखते ही हैं, प्लस में जो भी इसके सिद्धांत होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, खेल कूद के साथ साथ इसे सीखते हैं। यानी कि जब मनोविज्ञान जो है इसको हमने बिहेवियर को हमने बहुत अच्छे से समझा, सीखा, साथ में कैसे सीखेंगे खेल के साथ साथ जो हम मनोविज्ञान सीख रहे हैं उसको हम कहते हैं खेल मनोविज्ञान। ठीक है, तो अगर आप ये डेफिनेशन लिख के आते हैं तो आपको नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। उसके बाद है खेल मनोविज्ञान का महत्व। जो खेल मनोविज्ञान है आखिरकार उसका महत्व क्या है हमें ये समझना है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस समझनी हमें काफ़ी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहला इसका जो महत्व है वो क्या होगा? कौशलों में सुधार, यानी कि जो भी आपकी स्किल्स हैं उसमें आपका क्या होगा? सुधार होगा। जैसे स्किल्स में किसी को डांसिंग काफ़ी पसंद होता है, आता भी है उनको, और ड्राइंग किसी की बहुत अच्छी होती है, पेंटिंग किसी की अच्छी होती है, सिंगिंग किसी की अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्किल्स में आती है, यानी कि कौशल में आती है। तो उन कौशलों को, जो आपके अंदर कौशल है उसका सुधार करना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका महत्व है। सेकंड फिर आता है आपका व्यवहार को समझने में, यानी कि व्यक्ति के व्यवहार को समझने में। जैसे कि अगर खेल मनोविज्ञान की बात करें तो अगर आप खेल रहे हैं तो उसमें एक टीम होगी, कम से कम 4-5 जो बच्चे हैं या फिर जो पर्सन है उनके साथ ही आप खेलेंगे, ऐसा तो नहीं है अकेले आप खेलेंगे। ठीक है, तो उसमें आप एक दूसरे के व्यवहार को समझने में ये काफ़ी सहायता प्रदान करता है। फिर है भावनाओं का नियंत्रण, यानी कि आपके जो इमोशंस है, भावनाएं हैं हमारी जो अंदर की, उसको नियंत्रित करता है, उसको कंट्रोल करने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। अब कैसे? जैसे कि होता है कभी कभार कि हम जो मैच खेल रहे हैं उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि जो सामने वाली टीम होती है, ऑपोजिट साइड जो हमारी टीम होती है, वो कुछ ना कुछ जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि क्या होता है हमें काफ़ी गुस्सा आता है, या फिर हो सकता है कि हमारी जो टीम के पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव पॉइंट चले जाएँ। फिर भी हमें वहाँ पर अपनी जो इमोशंस है, भावनाएँ हैं, उन पर क्या करना है? उनको नियंत्रित करना है, उन पर अंकुश लगाना है। अगर हम वहाँ पर गुस्सा करने
लग गए, लड़ने लग गए, तो क्या होगा, सारा जो भी आपका मैच था वो तो स्पॉइल हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए ऐसे ही किसी को रोना आता है, किसी को मन उदास हो जाता है जब वो हार जाते हैं, तो ठीक है, मैच हार जाते हैं तो मन उदास हो जाता है। लेकिन जैसे वहाँ पे काफ़ी सारे जो टीम है आपकी वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं आपस में, तो उससे क्या होता है, फिर उनका मन अच्छा हो जाता है, भावनाओं पर उनको नियंत्रण जो है वो करना सीख लेते हैं। उसके बाद है गामक कौशलों को सीखने में मदद मिलती है। गामक कौशल में आपको पता है हमारे जो सूक्ष्म गामक कौशल है और स्थूल गामक कौशल है वो आते हैं, जैसे कि जो हमारी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती है, लंबी मांसपेशियां, बड़ी मांसपेशियां, वो हमारे जो स्थूल गामक कौशल है उसके अंदर आती है, यानी कि उसके अंदर हमारा जो बड़ी मांसपेशियां हैं उनका डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही जो सूक्ष्म है यानी कि छोटी मांसपेशियों का विकास होता है हमारे, तो ये आपके जो गामक कौशल है उनको सीखने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, यानी कि जो छोटी जो बेसिक लेवल के जो कौशल होते हैं उनको सीखने में काफ़ी हेल्प करते हैं। फिर है खिलाड़ी को मनोविज्ञान रूप से तैयार करना, यानी कि जो खिलाड़ी है उसको मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना, ठीक है, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, इस तरीके से। फिर अब आपका नेक्स्ट आता है, देखो ये तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा ही सकता है एक नंबर में कि मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, तो वो तो आप अच्छे से कर देंगे। लेकिन अब बात आती है, आपका एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा कि जो वृद्धि एवं विकास है उसके बीच में अंतर बताओ या फिर वृद्धि को की परिभाषा दो, ठीक है, एक नंबर में आधे नंबर में आ सकता है। तो वृद्धि एवं विकास को समझने के लिए अभी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अब आप कभी तो छोटे थे ही ना, मतलब कि जब 2 साल के थे या फिर 5 साल के थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, आपकी जो हाइट है वो बड़ी इंक्रीज़ हुई, आपका जो वेट है वो भी इंक्रीज़ हुआ। बच्चे जब थे आप, यानी कि जब आप 5 साल के थे, जब आपके अंदर कम से कम 20 से 30 किलो वज़न होगा, लेकिन अब जब आप बड़े हो गए हैं तो अब आपके अंदर 50 से 60 किलो वज़न आराम से होगा। तो ये क्या है, ये हमारे शरीर की वृद्धि हुई है, यानी कि जो हमारी ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं वृद्धि, यानी कि जो हमारी शारीरिक रूप से वृद्धि होगी, आकार में, भार में, लंबाई में, चौड़ाई में, इन सभी को हम कहते हैं वृद्धि। इसको नापा जा सकता है, यानी कि आप अपना वेट नापते हैं कि आज मेरा कितना है या फिर 10 दिन बाद मेरा कितना होगा, इस तरीके से। आपको अपनी हाइट भी पता होगी कि मेरी हाइट कितने फुट और कितने इंचज़ है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी वृद्धि की। आप वृद्धि को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वृद्धि का अर्थ होता है इसे हम नाप सकते हैं, और इसके अंदर आता है आकार, भार, लंबाई, इन सभी चीज़ों की बढ़ोतरी होनी, बढ़ना, ठीक है। लेकिन अब बात की जाए जब आपका विकास जो है, यानी कि जो आपका डेवलपमेंट है उसकी, तो विकास का अर्थ क्या होता है? विकास जो है वो शरीर में गुणात्मक परिवर्तन है। जैसे जो बच्चे हैं, कार्य कुशलता, कार्य क्षमता और व्यवहार में प्रगति। अब विकास का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। जैसे जब छोटा बच्चा होता है तब उसको एकदम से बोलना तो नहीं आता, यानी कि जब बिल्कुल ही न्यूबॉर्न बेबी है, बिल्कुल ही छोटा है, शिशु है, नवजात है, उस टाइम पे यानी कि 1-2 महीने का है, तब उसको बिल्कुल भी क्या होता है, वो बोल तो नहीं सकता, बस रोता है आराम आराम से, यही होता है, ठीक है। तो जो छोटा बच्चा होता है वो कभी भी बोलता नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम जब वो बड़ा होता है, यानी सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस, ठीक है, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। देखो विकास का अर्थ क्या होता है, विकास को हम कभी भी माप नहीं सकते हैं। जैसे हम वृद्धि को नाप सकते हैं वैसे हम विकास को नहीं नाप सकते। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो एकदम से बोलना स्टार्ट नहीं करता, एकदम से लिखना पढ़ना नहीं स्टार्ट करता, लेकिन टाइम टू टाइम जब वो बड़ा होता है, यानी कि जब वो 1 साल का होगा, तो वो कुछ शब्द बोलने सीखेगा, जैसे कि माँ, पा, इस तरीके से, ठीक है। फिर और बड़ा होगा तो वो थोड़े थोड़े जो शब्द हैं, थोड़े बड़े शब्द, जैसे कि मम्मी, पानी, ऐसे करके बोलेगा। फिर जब वो और बड़ा होगा तो बोलेगा कि मम्मी मुझे पानी दे दो, इस तरीके से। जब वो पूरा सेंटेंस बोले लगेगा, तो क्या बचपन से लेकर जो बड़ा हुआ, यानी कि 5 साल का जब वो हुआ, 1 साल से लेकर, तो उसके अंदर जितना भी जो डेवलपमेंट आया है, जिसको हम नाप नहीं सकते, जितना भी उसके अंदर विकास हुआ है, चाहे वो भाषा का विकास हो, भावनाओं का विकास हो, ठीक है, और सामाजिक विकास हो, ये सारे जो भी विकास होते हैं आपके विकास के अंदर आएगा, ठीक है। इसको हम कभी भी नाप नहीं सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अगर डिफरेंस पूछा जाए कि वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है, तो आप यही लिखेंगे, सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि वृद्धि को नापा जा सकता है और विकास को नापा नहीं जा सकता है, ठीक है। क्लियर है? तो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं अगर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आता है तो, इसी तरीके से।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विकास एवं वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं। जो विकास है और जो वृद्धि है उसकी बहुत सारी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, स्टेजेस होती हैं। तो वो क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया गया है कि माता पिता अपने बच्चे की अधिक समय नहीं दे पाते। जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे को अधिक समय नहीं दे पाते। खासकर कि क्या होता है, जो पिता हैं खासकर कि वो बाहर काम करने जाते हैं तो रात को ही आना पॉसिबल हो पाता है, या फिर कोई हाफ टाइम करके फिर आता है। फिर भी जितना माता हमारे बच्चे के साथ क्लोज होती है उतना पिता कभी भी क्लोज नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। और होता है किसी किसी फैमिली में कि माता पिता दोनों ही काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो बच्चे को टाइम जो है वो कम मिलेगा, माता पिता के साथ वो टाइम स्पेंड कम करेगा। ठीक है, फिर इन्होंने नीचे लिखा, हम जानते हैं कि किशोर अवस्था तेज वृद्धि और विकास की अवस्था होती है। जो हमारी किशोर अवस्था होती है, यानी कि जिसमें अभी आप सभी हैं, उस अवस्था में क्या होता है, जो वृद्धि और विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है। जैसे कि आप सभी के अंदर काफ़ी सारे बदलाव आते हैं। आपकी हाइट एकदम से इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। आपका जो आवाज़ है, लड़कों की आवाज़ जो है उसमें बदलाव आता है। उनकी जो आवाज़ है वो सुनने में थोड़ा भारीपन हो जाता है उनकी आवाज़ में। ऐसा होता है अक्सर, किसी का वेट जो है वो घट जाता है तो किसी का वेट बढ़ जाता है, चाहे वो डाइटिंग की वजह से हो या किसी भी चीज़ की वजह से हो, वो होता है। और ख़ास करके जो किशोर अवस्था होती है, आपने देखा है उसमें जो किशोर हैं वो अपने ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, यानी कि स्वयं को बहुत ज़्यादा टाइम देने लगते हैं। ऐसा हमने खासकर देखा हुआ है। विकास किस तरीके से होता है, उनकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। अब वो अपने माता पिता से बातचीत ना कर कर अपने फ्रेंड से बातचीत करते हैं, या फिर जो भी उनके आसपास जो भी उनको ऐसी समस्याएं लग रही हैं, फिर क्वेश्चंस उनके मन में उठ रहे हैं, प्रश्न उठ रहे हैं, तो वो उनकी जो आंसर होते हैं वो खुद से निकालने की कोशिश करते हैं। ये वो वाली अवस्था होती है। ठीक है, तो अब हम सीधे नीचे चलते हैं। आपकी सबसे पहले हमें यहाँ पे आपकी जो स्टेजेस हैं वो देखनी है। यहाँ पे इन्होंने कहा है मनोविज्ञान की जानकारी। जो मनोविज्ञान की जानकारी है उसमें आपका है किशोर अवस्था की समस्याओं का प्रबंधन। तो आप सभी को पता है, आप सभी किशोर हैं, तो आप सभी के सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई होंगी जो कि नेचुरल है, सभी के साथ होता है ऐसा। ठीक है, तो इसका प्रबंधन कैसे करें, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। और मैंने देखा प्रैक्टिस पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था कि जो किशोर अवस्था में होने वाली समस्याओं का प्रबंधन के लिए कोई 4 जो पॉइंट हैं वो बताइए, वो सुझाइए। इस तरीके से आता है क्वेश्चन। तो आपको 4 ही बिंदु लिख कर आने हैं, ऐसा नहीं है कि आप 5 लिख कर आएंगे। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। 4 पॉइंट लिखो और उन्हें एक्सप्लेन करो। इतना कर दोगे टीचर 4 नंबर दे देगी। तो कैसे लिख सकते हो पॉइंट, यहाँ पे पहला इन्होंने बताया उचित पर्यावरण उपलब्ध करवाना, यानी कि जो आपके आसपास का पर्यावरण है, यानी कि आप सभी ने देखा है कि बच्चा जो होता है उसके ऊपर पर्यावरण का काफ़ी असर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो बच्चा है उसके आसपास ज़्यादा शोर शराबा रहता है या फिर लड़ाइयाँ होती है, तो बच्चा भी उसका स्वभाव भी उसी तरीके का हो जाता है। वो वर्ड्स भी वैसे कैच करने स्टार्ट कर देता है। होता है ऐसा। लेकिन एक शांत स्वभाव हो जिसके आसपास जो बच्चा है वो शांत स्वभाव का क्यों होता है, क्योंकि आसपास उसका जो वातावरण है वो शांत होता है। ठीक है, इस तरीके से तो जो किशोर है उनको एक उचित वातावरण उपलब्ध करवाना बहुत आवश्यक है, ये लिख सकते हैं। सेकंड है आपका सही यौन शिक्षा, यानी कि जो यौन शिक्षा होती है वो सही प्रदान करना, वो कार्य माता पिता का होता है और टीचर्स का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है किशोरों के साथ उचित व्यवहार करना, यानी कि जो भी किशोर है उनके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करें, और उनको मतलब ऐसा ना हो कि जो किशोर है उनको अपने माता पिता से कुछ भी बात बताने में हिचक हो रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर है किशोरों की विभिन्न रुचि और बौद्धिक स्तर का संतुष्ट करना, यानी कि जो भी उनकी रुचियाँ होती हैं जिस भी चीज़ में, ठीक है, फिर जो भी वो सोचते हैं उनको उसके बारे में बताना है। फिर जो भी उनके मन में क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या फिर ऐसा क्यों होता है, इस तरीके से जो उनके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देना। उसके बाद है उचित धार्मिक और नैतिक शिक्षा देना, यानी कि धार्मिक और नैतिक शिक्षा देनी चाहिए उनको। फिर है व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन, यानी कि अब आप सभी को पता है आप अभी 11th क्लास में, अभी 12th में होने वाले हैं, जस्ट 1 महीने के बाद हो जाएंगे 12th क्लास में। 12th क्लास करने के बाद यानी कि जब आप कॉलेज में होंगे तो काफ़ी बच्चे कॉलेज में जाएंगे, काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, अपना ओपन से कोई कोर्स करेंगे और साथ ही साथ कोई काम करेंगे, यानी कि कोई जॉब करेंगे। तो व्यवसाय की शिक्षा देनी भी काफ़ी ज़रूरी होती है। आप सभी ने देखा होगा जो आपका EMC होता है, EMC का पीरियड भी लगता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो वो इसीलिए ही लगता है कि आप आगे जाकर फ्यूचर में व्यवसाय जो है खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। अब बात करते हैं आपकी स्टेजेस की। तो ये स्टेजेस हैं आपकी, कुछ बांटी गई हैं ये। तो
तो फर्स्ट है आपका शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था कौन सी होती है? 0 से 5 साल की होती है। बाल्यावस्था आपकी 6 से 9 वर्ष की होती है और बचपन आपका 9 से 12 वर्ष का होता है। किशोरावस्था आपकी 12 से 18 वर्ष की होती है और वयस्कता आपकी क्या होती है? 18 वर्ष से, यानी कि 18 वर्ष से शुरू हो जाती है। और उसके बाद जब आप किशोर अवस्था से नेक्स्ट आपकी कौन सी होती है? प्रौढ़ अवस्था होती है, जिसमें आप आई थिंक 20 साल के हो जाएंगे तब एंटर कर जाएंगे उसमें। ठीक है, अभी तो छोटे ही होंगे, 17 साल के आई थिंक, या फिर 18 के, उससे ज़्यादा नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि किशोर अवस्था, किशोरों की समस्या और उनका प्रबंधन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेम थिंग मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी, वही है यहाँ पे। तो ये वाला तो नहीं देखेंगे, नीचे वाला देखते हैं कि किशोरों की जो कुछ समस्याएं हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहली बात, जो किशोर अवस्था है उसमें बच्चों को आत्मनिर्भर और इनके अंदर मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए। किशोर अवस्था में क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत लो हो जाता है हमारा, तो वो नहीं होना चाहिए। सेकंड आपका है क्या, भावनात्मक जो समस्याएं हैं, भावनात्मक समस्या आपके साथ हो सकती हैं क्योंकि इसमें हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो कभी आपको छोटी सी बात चुभ जाती है, उसमें आप काफ़ी रोना आता है, इस तरीके से होता होगा, कभी हुआ होगा। ठीक है, वो हो सकता है। तो किशोर अवस्था काफ़ी ही ईजी होगी आप सभी के लिए समझने के लिए, क्योंकि अभी आप इसमें हैं और इसमें हो, तो आप सभी के साथ जो जो चीज़ें होती हैं उसी से रिलेट करते हुए चलो। समस्याएं जो भी आपके साथ होती होंगी उन्हें आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किशोर अवस्था में लापरवाही भी बच्चे करते हैं, गलत संगत भी पड़ जाती है बच्चों के साथ, जैसे कि किसी किसी को शराब पीने की लत हो जाती है और कोई रात बेरात बाहर रहता है, ऐसा होता है। वो फ्रेंड सर्कल की वजह से होता है कि उनकी संगति खराब है। तो ये सारी चीज़ें जो है किशोरों को झेलनी पड़ती है, समस्याएं जो उनके सामने आती हैं। वो हिचकते हैं अपनी बातों को दूसरों के साथ बताने में, जैसे कि अपने माता पिता के साथ। उन्हें डर लगता है कि उनके माता पिता उनके बारे में क्या सोचेंगे, उनका जो अस्तित्व है वो क्या रहेगा, एक तरीके से ये सब सोचने लगते हैं। ठीक है, फिर है यहाँ पे किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर आता है। यानी कि बाल्यावस्था जो हमारी होती है, चाइल्डहुड जो हमारा होता है, उससे वो परिपक्व वो हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो किशोर अवस्था में आ जाता है। ठीक है, किशोर अवस्था की यहाँ पे समस्याएं इन्होंने बताई हैं। कम आत्मसम्मान, जैसे कि मैंने कहा, तो कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, उदास रहते हैं काफ़ी तौर पर, ये हार्मोन्स की वजह से होता है। ठीक है, नशीली दवाओं का दुरुपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं, आपराधिक और सामाजिक गतिविधियाँ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ये सभी जो समस्याएं हैं आप जाकर लिख सकते हैं अपने आंसर शीट में, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर बहुत ही आसान था, बहुत शॉर्ट था, बस अभी कंप्लीट होने वाला है। फिर है किशोर अवस्था की समस्याओं के समाधान क्या होंगे। तो समाधान आप अपने खुद से बनाकर लिख सकते हैं, जैसे कि जो वातावरण है वो हमारा उचित होना चाहिए। घर और स्कूल में जो स्वस्थ वातावरण हो, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि वातावरण उचित होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। माता पिता की सहानुभूति और उदार रवैया या व्यवहार हो, यानी कि माता पिता जो हैं वो बच्चे के साथ फ्रेंडली हो। आज के माता पिता, आज की जो जनरेशन है, उस टाइम पे काफ़ी जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो बच्चों के साथ फ्रेंडली होते हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब उसके बाद है सही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए, यानी कि सही दिशा में अपनी एनर्जी को यूज़ करें, ऐसा ना हो कि कहीं और यूज़ कर रहे हैं गलत कामों में। और उचित यौन शिक्षा होनी चाहिए, जो भी यौन की शिक्षा होती है वो बच्चे को अच्छी तरीके से दी जानी चाहिए ताकि वो उसका कोई भी गलत उपयोग ना करे। ठीक है, तो आज आपका चैप्टर 9 जो है वो मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने जो कमेंट हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे प्रैक्टिस पेपर के साथ, और प्रैक्टिस पेपर की वीडियो आपको कब चाहिए फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।